एक लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल करके अपना घर लौटा था। घर लौटने के बाद वो घर पे अपने अम्मी और अब्बू को आवाज़ देते हैं, लेकिन कहीं से भी जब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देता है तो वो फिर सीधा अपने बहन के कमरे में पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद वो अपने बहन से पूछते हैं कि आखिर अम्मी और अब्बू गए कहाँ। तभी उसका बहन बताती है अम्मी अब्बू को मार्केट के कुछ काम था जिस कारण से वो बाहर गए हुए। तभी वो लड़का सीधा अपने घर के उस दरवाजे पे जाते हैं और जाने के बाद वो दरवाजे को लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद वो सीधा अपने बहन के कमरे पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो अपने बहन के ही साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। लेकिन वो लड़की जो थी वो इसका विरोध करती है और कहती है भैया आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। वो कहती है कि आप अगर आज ऐसा करेंगे मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग सुन जाएंगे, फिर क्या होगा वो जरा आप सोच लीजिए। फिर वो लड़का जवाब देता है अगर तुम चीखने और चिल्लाने की कोशिश करेगी तो फिर तुम्हारे साथ वही यातनाएं दी जाएगी जो यातनाएं आज से पहले तुम्हें मिला। ना ही आज तुम्हें बचाने के लिए कोई अम्मी आएगा ना ही अब्बू आएंगे। और बात रही अगर समाज के लोगों का, शायद इस चार दीवारी से आवाज़ तुम्हारी बाहर ना ही जाएगी और ना ही कोई बचाने के लिए आएगा। और फिर वो लड़का उस लड़की के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। लड़की इतना जोर से चीखती है चिल्लाती है कि उसके आस पड़ोस के समाज के लोग मानो जो भी सुन रहे थे वो सीधा दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन जब वो लड़की चीखी और चिल्लाई तब तक में इतना लेट हो चुका था कि जहां से लौटकर वापस जाना भी एक मुमकिन था। तब तक में तकरीबन 3 साल बीत चुके थे। आखिर क्या था पूरा मामला, समझते हैं आज के इस क्राइम की कहानी में। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना, उत्तर प्रदेश का एक जगह है प्रतापगढ़ और ये पूरा मामला प्रतापगढ़ का है। नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक 6 साल के बच्चे जिसको 6 साल की उम्र में ही अपने माँ और पिता के साया छिन जाते हैं। जब माँ और पिता उसकी इस दुनिया से गुजर जाते हैं, उनकी लालन पालन की जितनी भी जिम्मेवारी थी उनकी एक दादी संभाल रही थी। दादी अक्सर इस बातों से चिंतित रहता क्योंकि ना ही उसके पास अब कोई बेटा था जो उस बच्ची की देखरेख कर सके, जो उस बच्ची की अच्छी परवरिश कर सके, जो उस बच्ची को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा जगह पे जॉब दिलवा सके। हमेशा उस बूढ़ी को यही टेंशन लगा रहता था कि आखिर मेरे गुजर जाने के बाद इस छोटी छोटी बच्ची का निगरानी करने वाला लोग कौन है। अक्सर ये बातों को लेकर के वो हर हमेशा रोया करते थे। जब उसकी इस बातों को लेकर के बगल के लोगों को पता चला कि एक बूढ़ी औरत है जो हमेशा रोती रहती है, हमेशा लोगों से गुहार लगाती रहती है कि कोई कुछ ऐसा कर दे कि मेरे गुजर जाने के बाद भी ये जो 2 छोटे छोटे लड़की है जो मेरे बेटे के, इसकी कोई देखभाल कर सके। तभी एक पास के रहने वाली महिला जिनका नाम होता है अख्तारी बेगम, अख्तारी बेगम सीधा उस दादी के यहाँ पहुँचते हैं। दादी के यहाँ पहुँचने के बाद उस दादी से बात करते हैं कि दादी मुझे कोई और बच्चा नहीं हो रहा, सिर्फ एक बेटा है। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन कोई भी बच्चा मुझे पैदा नहीं हुआ। तो आप ऐसा कीजिए, आपकी ये 6 साल की छोटी पोती है, आप मुझे दे दीजिए। इसकी भरण पोषण से लेकर के इनकी पालन पोषण, यहाँ तक की पढ़ाई लिखाई, ये बेटी जहाँ तक पढ़ना चाहेगी मैं वहाँ तक इनको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, इनको एक अच्छी ज़िंदगी की सिफारिश करूँगी। आप लेकिन ये पोती मुझे दे दीजिए। अब जब ये बात उसकी बूढ़ी दादी सुनती है वो भी हंसी खुशी हो जाते हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोग भी सुनते हैं जो कोई ऐसी इंसानियत है जो इस बेटी की पिता और माता को गुजर जाने के बाद हाथ आगे बढ़ाए हैं, जो उसे अपना घर में रखना पसंद करते हैं अपने बच्चों की तरह। तो सारे लोग खुश थे और उस परिवार की वाहवाही कर रहे थे कि चलो कम से कम एक बेटी की उद्धार तो हुई, कम से कम अब बेटी एक अच्छी जगह रहेगी, अच्छी परवरिश में रहेगी, पढ़ेगी लिखेगी, हो सकता है अगर ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई होगी तो एक अच्छी जगह पे जॉब भी करेगी। शायद इस चीज़ों को लेकर के उस मोहल्ला के जितने सारे लोग थे सारे लोग खुश थे और उस बिटिया के जो भी अन्य रिश्तेदार थे वो सारे भी खुश थे। फिर वो लड़की 6 साल की जो थी वो उस अख्तारी बेगम के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब वो लड़की अपनी उस नए वाली माँ के साथ अख्तारी बेगम के साथ अपने घर पहुंचती है, जहाँ पे उसका पिता जिनका नाम राशिद और उसका एक बड़ा भाई बनने वाला था जिनका नाम था अक्षय बाबू। तकरीबन उस लड़की से 3-4 साल के बड़े थे उसके नए वाला भाई। अब वो लड़की उस घर में पहुंचती है और पहुंचने के बाद धीरे धीरे उस घर के माहौल में एडजस्ट होते हैं। धीरे धीरे उस लड़की को वही प्यार मिलने लगता है जो प्यार अक्षय बाबू को मिल रहे थे उसके भाई को मिल रहे। वो लड़की अब उसी घर में ठीक ठाक से रहने लगती है। आस पड़ोस के लोग जब उस दोनों बच्चे को एक साथ खेलते हुए देखते वो अक्सर ये कहते चलो अख्तारी बेगम ने इस समाज में आज भी इंसानियत को जिंदा करके रखी है। धीरे धीरे समय बीतता, वो लड़की भी एडमिशन लेती है जिस स्कूल में उसका भाई पढ़ रहा था, उसी स्कूल में उस बच्ची का भी एडमिशन होता। अब दोनों भाई बहन एक साथ स्कूल पढ़ने जाता और फिर स्कूल से घर वापस लौटता। एक दिन समय ऐसा होता है कि वो लड़की अपने बाथरूम में नहा रही थी कि तभी उसे लगता है कि कोई व्यक्ति उसे झांक करके देख रहा।
वो लड़की हड़बड़ा करके अपने कपड़े पहनती है, कपड़े पहन करके जब वो बाथरूम के दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलती है और फिर देखती है तो वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि उसी का बड़ा भाई अक्षय था। अब जैसे ही अपने भाई को देखता है तो भाई से पूछता है कि भैया आप ये क्या कर रहे थे, आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं। शायद अगर इसके बारे में माता पिता को पता चलेंगे तो शायद आपको डांट भी लगेगी, फटकार भी लगेगी। तो फिर वो लड़का उससे सॉरी मांगता है, बोलता है आइंदा ऐसा कोई गलती मैं नहीं करूँगी और इस चीज़ों के बारे में तुम कभी माता पिताजी को नहीं बताना। फिर वो लड़की इस चीज़ों को भूल जाती है। लेकिन अब खेल खेल में कुछ ऐसा होता है कि जब भी वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ खेलते थे तो वो लड़का जो था उस लड़की के शरीर पे अलग अलग जगहों पे छूने का कोशिश करता था। लेकिन कई बार वो लड़की इस चीज़ों का विरोध करती है, ये गलत है, आप ऐसा मत कीजिए। वो लड़का हमेशा सॉरी मांग करके उस लड़की से पीछा छुड़ा लेते थे। लेकिन एक दिन फिर समय ऐसा होता है जब वो लड़की अपनी बाथरूम में नहा रही थी तो पूरा का पूरा बाथरूम में नहाने वक्त का जितना भी सीन था वो सारा का सारा वो लड़का अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर करता। और कैप्चर करने के बाद जब वो लड़की बाथरूम से नहा करके बाहर निकलती है फिर वो लड़का समय का इंतजार कर रहा था जिस समय में उसके घर में कोई नहीं रहे। जब उसका माँ और पिता उस घर से बाहर चले जाते हैं फिर वो लड़का मोबाइल लेकर के उस लड़की के कमरे में पहुंचता और कमरे में पहुंचने के बाद वो पूरा का पूरा वीडियो अपने उस बहन को दिखाता है। जब बहन इस वीडियो को देखते हैं तो वो रोने लगते हैं, अपने भाई से रहम का भीख मांगते हैं, जब भैया आपने ये क्या किया, शायद मुझे कभी आपसे ये उम्मीद नहीं था। तब उसका भाई कहता है अगर तुम चाहती हो जो तुम्हारी ये वीडियो डिलीट हो जाए, किसी अन्य लोगों तक नहीं पहुंचे, तो तुम्हें फिर वैसा ही करना पड़ेगा जिस तरह से तुमने बाथरूम में स्नान कर रहे थे। फिर वो लड़की पे ज़बरदस्ती दबाव बनाया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसे तरह तरह से कहा जाता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो ये वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा, फिर तुम्हारे स्कूल के दोस्तों को पता चलेंगे, फिर आस पड़ोस के लोगों को पता चलेंगे, तो शायद तुम समाज में कभी सर उठा करके नहीं जी पाओगी। उस लड़की को इतना ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि वो लड़की लास्ट में उस लड़का के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो लड़की अपने बदन से पूरा कपड़े हटाते हैं और कपड़े हटाने के बाद फिर उसका भाई जो अक्षय था वो उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता, अपना मुंह को काला करता। फर्स्ट रोज तो ये बात किसी तरह से चुपचाप टल गई। शायद उस बहन को लग रहा था कि आइंदा ऐसा फिर से कोई हरकत नहीं होगा, अब फिर से मुझे इस तरह के कोई संबंध मेरे भाई के साथ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो डील हुआ था वो डील हुआ था एक बार तुम्हारे साथ संबंध बनाना, फिर ये पूरा वीडियो डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब उस दिन वो संबंध बना रहे थे तो संबंध बनाने वक्त का भी पूरा का पूरा वीडियो वो भाई फिर से अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर करता। अब आयो दिन जब भी घर में कोई नहीं रहता तो वो उसका भाई जो था उस वीडियो को दिखा करके उस लड़की के साथ जब भी उसका मन करता तब उसके साथ संबंध बनाता, उसको डराता था, धमकाता था वीडियो वायरल करने के लिए। बीतते जाता है समय, तब तक में तकरीबन 3 साल बीत चुके थे। लेकिन यहाँ पे गलती लड़की की भी थी। लड़की ने कभी भी ये बातों का ना ही अपने परिवार वाले को कहा। लेकिन जब एक दिन अचानक से उस लड़की के पेट में काफ़ी तेज से दर्द होने लगा तो वो अपनी माँ अख्तारी बेगम से कहती कि माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा। तभी उसके माँ पास के एक मेडिकल जाते हैं, मेडिकल जाने के बाद वहाँ से कुछ पेट दर्द की दवाई लाते हैं और दवाई लाने के बाद अपनी उस बिटिया को देते हैं। बिटिया दवाई खाते हैं, लेकिन जब उसके दर्द में कोई राहत नहीं मिलता है तो फिर से वो माँ से जाके बोलती है कि माँ मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा और मुझे बेचैनी से हो रहा। तब उसकी माँ अपने पति से बात करते हैं कि क्यों ना बिटिया को एक बार स्थानीय हॉस्पिटल में दिखाया जाए कि आखिर क्या कारण है जो इतनी बेचैनी सी हो रही है। फिर उस लड़की को लेकर के विक्रम चौराहे पर जो एक निजी नर्सिंग होम थे वहाँ पे ले जाया जाता है। वहाँ पे ले जाने के बाद उस लड़की को उस नर्सिंग होम में भर्ती कराते हैं और फिर जब डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करते हैं तो डॉक्टर उस अख्तारी बेगम और उसके पति को अपने कमरे में बुलाते हैं और बुलाने के बाद उसके से पूछते हैं कि आखिर ये बेटी जब अभी तक शादीशुदा नहीं है, इस बेटी के बच्चे के पिता बनने वाले कौन है। जैसे ही ये बात उसकी माँ अख्तारी बेगम उसके पिता राशि सुनते हैं वो हताश और उदास, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो अपनी बेटी के पास पहुँचते और बेटी के पास पहुँचने के बाद पूछते हैं कि बेटी आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। जब वहाँ पे बिटिया से पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछा जाता है तो वो एक एक करके सारा चीज़ बताते हैं कि उसके साथ इस तरह की दरंगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई अक्षय बाबू ही था। अब जैसे उसके परिवार वाले सुनते हैं कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा उस लड़की का भाई ही है, तब वो डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऐसा कीजिए जिस बच्चा को जन्म लेने से ही पहले कुछ ऐसा कीजिए ये इस दुनिया में नहीं आ पाए। डॉक्टर साहब लेकिन साफ तौर पे मना करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। अगर ऐसा किया जाएगा तो शायद इस बच्चिया की जान पे भी खतरा आ सकता है और फिर उस बच्चे पे भी खतरा आ सकता है क्योंकि बच्चे की उम्र तकरीबन 5 से 6 माह हो चुका है।
अगर इस तरह की कोई भी बात किया जाएगा तो शायद दोनों की जान को खतरा। फिर वो अख्तारी बेगम उस बच्चा को लेकर के अपने घर पे पहुंचते। घर पे पहुंचने के बाद उस लड़की की घर से निकलना मानो बिल्कुल सा बंद। ना ही उसे किसी लोगों से मिलने दिया जा रहा था, ना ही वो अपने स्कूल जा रही थी। यहाँ तक कि उस लड़का को भी डांटा जाता है, फटकारा जाता है, लेकिन उतना उस पर शासन नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि उस लड़का की गलती इतनी बड़ी थी कि जिससे एक इंसान की जिंदगी पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। लेकिन उस लड़का को वो सजा उस घर से नहीं मिलता जो सजा की वो हकदार थे। जब वो लड़की के पूरे 9 माह हो चुके थे, फिर से वो लड़की के पेट में दर्द होता है। फिर वो लड़की को लेकर के उसी निजी नर्सिंग होम पे पहुंचा जाता है। और जब निजी नर्सिंग होम पे पहुंचा जाता है, फिर जब वो लड़की एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती तो फिर ये अख्तारी बेगम और उनके पिता, उनके बेटे जो था अक्षय बाबू, ये सारे डॉक्टर से बात करते हैं कि साहब आप इसे एक जहर का इंजेक्शन देकर के इस बच्चे को खत्म कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ये चीज़ों से भी मना करते हैं। लेकिन वो यहाँ ये बोलते हैं कि अगर आप लोग इस बच्चे को पालना नहीं चाहते हैं तो क्यों ना मैं ही इस बच्चे को पालूं, क्यों ना इस लड़की को ये बता दिया जाए कि तुम जो बच्चे को पैदा की थी वो बच्चा मरा हुआ था। अब जब वो लड़की होश में आती है तो होश में आने के बाद जब वो पूछती है कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ है, तो उसकी माँ बताती है कि तुम जो बच्चे को जन्म दी थी वो बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। और फिर उस लड़की को सारे चीज़ बताया जाता है जिससे विश्वास दिलाया जाता है कि वो उसने जिस बच्चे को जन्म दिया था वाकई में वो मरा हुआ था। फिर वो लड़की वहाँ से कुछ दवाई लेकर के अपने घर पहुँचता और घर में उस बच्चे के गम को भुला करके धीरे धीरे फिर से उसी ज़िंदगी में ढलने लगा जिस ज़िंदगी को वो जीते आ रहे थे। समय बीतते जाता है। अब लड़की को धीरे धीरे ये भी भनक लग रहा था कि उस लड़की ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बच्चा अभी भी जिंदा है, यहाँ तक कि उस बच्चे को बेच दिया गया है। एक दिन वो लड़की उस निजी क्लिनिक पे पहुंचने के बाद वो डॉक्टर साहब से सीधा कहते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा मुझे वापस दीजिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं पुलिस थाना जाऊंगी और वहाँ पे मैं जाकर के कंप्लेन कराऊंगी। तभी वो डॉक्टर उस अख्तारी बेगम को कॉल करते हैं कि तुम्हारी जो बिटिया है ये क्लिनिक पे आकर के पूरा हो हड़गामा कर रहे हैं, तुम यहाँ आ जाओ और तुरंत इसे लेकर के जाओ। तुरंत अख्तारी बेगम अपने पति अपने भाई के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस लड़की को घर लाया जाता है। और घर लाने के बाद उस लड़की के साथ काफ़ी मारपीट होता है, यहाँ तक कि उस लड़की को करंट भी लगाया जाता है। उसे ये कहा जाता है कि तुम उस चीज़ों को एक बुरी सपना की तरह भूल जाओ, अगर तुम ऐसा कभी करने की कोशिश किया तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम खुद नहीं सोच सकती। वो लड़की इतना डर गई थी। उसके बाद उस लड़की ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन जब एक दिन अचानक उसके घर में कोई नहीं था, तभी वो लड़का फिर से अपनी बहन के कमरे में पहुंचता और फिर से जब उसके साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश करता वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है। जब आस पड़ोस के लोग उसके पास पहुंचते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं, खुलवाने के बाद जब उस बिटिया से पूछा जाता है कि बिटिया आखिर तुम्हें हुआ क्या है, वो बिटिया बोलती है मुझे कुछ नहीं, मुझे यहाँ से मेरे बड़ी बहन के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। आस पड़ोस के लोग बोलते हैं तुम अपने अम्मी और अब्बू को आने दो, फिर तुम अपने घर चले जाना, फिर तुम अपने बहन के पास भी चले जाना। लेकिन वो लड़की वहाँ से सीधा अकेले अपने बहन के घर निकलती है। और निकलने के बाद जब वो लड़की अपनी बहन के पास पहुँचती है और बहन के पास पहुँचने के बाद जब वो अपनी पूरी आपा बीती अपने बहन को बताती है तो फिर वो लड़की अपने बहन के साथ वहाँ के स्थानीय थाना पहुँचता है। थाना पहुँचने के बाद पूरा घटनाक्रम के बारे में वहाँ के स्थानीय थाना को भी बताया जाता। जैसे ही थाना के पूरा लोग इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जानते तुरंत ही उस परिवार से लेकर के उस नर्सिंग होम में काम करने वाले तक सब मिलाकर के 9 लोगों को आरोपित करके 9 लोगों पे एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर 9 लोगों की गिरफ्तारी करने लगते हैं। हालांकि जब ये पूरा घटनाक्रम वहाँ से निकल करके सोशल मीडिया पे पहुंचा तो जो भी लोग इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे वाकई में हैरान और परेशान हो रहे थे। जिस इंसान ने कभी उस इंसान की परवरिश करने की जिम्मेवारी ली थी वही इंसान ने एक जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हालांकि ये घटनाक्रम यहीं खत्म होता, लेकिन इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको समाज के एक सच्ची घटना से रूबरू करवाना है। हालांकि इस कहानी का जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक आप अपना परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।